Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट क्लास है बेटा। इसमें हम दो मेथड डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, एक डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा फंडामेंटल मेथड। फिर इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये आज का हम लोग का कार्यक्रम है। फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन क्या बेटा। सपोज कर लो किसी सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अब उसमें इस टाइप का, ये जो येलो कलर से स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस टाइप का कोई रेजिस्टेंस वहां पे आ रहा है और जिसके वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम नहीं निकाल पा रहे हैं रिडक्शन मेथड से। तो इसको, ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर बना है, इसमें रिड्यूस किया जा सकता है। ये डेल्टा, ट्रायंगुलर शेप का ये डेल्टा और ये स्टार। तो इस डेल्टा इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्टार इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पे ये फार्मूला दिया हुआ है। 3 रेजिस्टेंस है डेल्टा पे, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3। अब जब इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R3, ये कैसे लिखा बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो फार्मूला बड़ा सिमेट्रिकल है, ये याद हो जाएगा। कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि R1 है कहां पे। तो R2 और R3 के बीच में R1, R3 और R1 के बीच में R2 और R1 और R2 के बीच में R3। यानी R1 क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, तो दो साइड के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस तीनों रेजिस्टेंस का सम। साइड्स पे जो तीनों रेजिस्टेंस है, डिनोमिनेटर में देखें तो साइड पे तीनों रेजिस्टेंस का सम ही आ रहा। हमको न्यूमरेटर समझना बेटा। तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, साइड के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन सारे साइड्स के रेजिस्टेंस का सम। ऐसे ही R2 देख लो, तो R2 क्या है, साइड के रेजिस्टेंस का, इसके बगल में जो एडजेसेंट साइड्स है उनके रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का सम। R3 देख लो, तो जो एडजेसेंट साइड्स है उनके रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का सम। ये तो हो गया हमारा डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं रिडक्शन मेथड अप्लाई करने के लिए, यानी उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, कब चेंज करेंगे, वो क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। दूसरा फंडामेंटल मेथड। फंडामेंटल मेथड बड़ा सिंपल मेथड बेटा, ये हम लोग जानते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो सपोज कर लो ये एक बॉक्स है, उसके अंदर ढेर सारे रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से लगे हुए हैं। न सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, न पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है जिसको सॉल्व करना बहुत ही मेथड है, बहुत ही मुश्किल है। यानी जो 5 मेथड पहले सीखे उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है। यहां तक कि डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, उसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दिया V EMF का। अब इस वायर में सेल के थ्रू कितना करंट फ्लो करना वो हम निकाल लेंगे, V अपॉन I कर देंगे, वही यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये किसी भी केस में किसी भी प्रॉब्लम को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी वो फंडामेंटल मेथड हमने डिस्कस किया हो, या शॉर्ट सर्किटिंग डिस्कस किया हो, या बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज डिस्कस किया हो, या फिर उसके अलावा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर डिस्कस किया हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस किया हो, हर जगह ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन करते क्यों नहीं बेटा, कि लॉन्ग हो जाएगा। जो डिफरेंट मेथड है
वो वहां पे वही हम यूज करेंगे तो इजी होता है। तो जब कोई मेथड नहीं लगेगा तो ये मेथड हम लगाएंगे। तो एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं और उसको इन दो मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी है, वो पहले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर वो तीन मेथड से हम डिस्कस करेंगे इसको। तो जो स्ट्रक्चर वो इस टाइप का है। साइड्स पे रेजिस्टेंस लगे हैं और डायगोनल पे रेजिस्टेंस लगा है, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये रेजिस्टेंस इस तरीके से R1, R2, R2, R3, R2, R1, R3, ये इस तरीके से बेटा, यानी ये याद रखना R1, R2, R2, R1, यहाँ पे R3। अब AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हम डायरेक्ट फार्मूला इसका लिख रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा, इस मेथड से कैसे सॉल्व होगा वो हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है। तो ये मेथड क्या कहता है बेटा कि यहां पे एक सेल लगा दे, ये हम फंडामेंटल मेथड से बता रहे हैं। ईएमएफ V, यहां करंट आई फ्लो कर रहा है। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम कर दे और V अपॉन I निकाल ले, वही R होगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बेटा? यहां I करंट चला, सपोज करो यहां पे I1 करंट जा रहा है, यहां पे I1 करंट जा रहा है। तो बाई सिमेट्री, ये R1, R1, R2, R2, तो बाई सिमेट्री यहां भी I1 करंट होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब I करंट यहां गया, I1 इधर चला गया, यानी यहां पे क्या I माइनस I1, I माइनस I1। तो बाई सिमेट्री यहां भी I माइनस I1 करंट होगा। कितना होगा बेटा? I माइनस I1। अगर यहां I माइनस I1 करंट, भाई I करंट यहां से निकला, I1 इधर चला गया, तो I माइनस I1 इधर आया इस जंक्शन पे। अब इस जंक्शन, इस वाले लूप में देखे रजिस्टर में, तो यहां I माइनस I1 है, यानी यहां भी I माइनस I1 होगा। इसका मतलब यहां पे करंट क्या होगा बेटा? तो ये करंट जा रहा, तो इसमें से ये निकाल दे, I1 में से कितना करंट निकाल दे भाई? I माइनस I1। तो ये हो गया 2I1 माइनस I। यहां पे करंट कितना हो गया बेटा? 2I1 माइनस I, यही करंट हो जाएगा। अब देखो, ये करंट 2I1 माइनस I यहां आया और I माइनस I1 यहां पे आया, दोनों जोड़ दो तो करंट यहां पे क्या मिल रहा? I1 करंट मिल रहा। फिर ये और ये I1 और I माइनस I1 यहां पे आया, तो टोटल कितना हो गया? I, यानी हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? दो इक्वेशन लिखेंगे बेटा। पहला तो किरचॉफ्स लूप लॉ ऐसे लगा दे, इस तरीके से इस पे लगा दे। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस प्लस V, फिर यहां से यहां 0, यहां से यहां माइनस I1 R1, फिर यहां से यहां माइनस I माइनस I1 R2, और फिर यहां से यहां 0, ये कंप्लीट क्या हो गया? 0। दूसरा एक ट्रायंगल में हम यहां पे लगा दें, तो यहां पे लगा दें या यहां पे किसी एक में लगा दें, इक्वेशन सेम बनेगा। तो यहां से यहां हम गए माइनस I1 R1, फिर यहां से यहां माइनस 2I1 माइनस I
इंटू R3। फिर यहां से यहां प्लस हो जाएगा बेटा, क्योंकि करंट इधर जा रहा है और हम जहां इधर रहे, प्लस I माइनस I1 R2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से I1 निकालो। देख लो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों सॉल्व करोगे हमको आंसर मिल जाएगा। यहां से I1 निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हमने I1 निकाला, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, या इक्वेशन नंबर 2 से I1 निकालो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो हमारा V और I में रिलेशन आ जाएगा, और V अपॉन I निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसका डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख रहे हैं। भाई हम क्या करेंगे, यहां से I1 निकालेंगे और कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पूरा रिलेशन V और I में आ जाएगा। फिर V अपॉन I हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा R1 R3 प्लस R2 R3, ये R2 R3 प्लस 2 टाइम्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2R3, ये फार्मूला आएगा बेटा। तो इस टाइप का कभी भी स्ट्रक्चर हो, R1 R2 R2 R1 और यहां R3 लगा हो, तो इसका V अपॉन I क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसी को हम R कहेंगे। तो ये जो हमने डिराइव किया फंडामेंटल मेथड से, ये चीज डिराइव किया, ये फार्मूला आएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आए तो डायरेक्ट ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, फिर हम इस फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे और फिर इस फार्मूले से। तो 3 डिफरेंट मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे और क्लास ओवर हो जाएगा। आपको देखना है कि उसमें इजीएस्ट मेथड कौन सा है। हमको तो केवल ये सिखाना है यार कि इस टाइप का कभी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना, ये टाइम पास नहीं करना है फंडामेंटल मेथड लगा के। दूसरा हमारा पर्पस क्या है, फंडामेंटल मेथड का प्रैक्टिस कराना किसी भी एक क्वेश्चन से, और उस मेथड का डेल्टा स्टार कन्वर्जन मेथड का। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते बेटा, और जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको किसी और मेथड से, अभी तक जितने मेथड पढ़े हैं उनसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही जो 3, एक तो डायरेक्ट फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया, और ये 2 मेथड, इन्हीं से सॉल्व हो सकता है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इस टाइप का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, 4 रेजिस्टेंस साइड पे लगे और एक डायगोनल पे लगा। ये हमारा क्वेश्चन बेटा, ये हमारा 20 ओम, 40 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 70 ओम, और ए बी के क्रॉस निकालना है, ए बी। अब जो डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि है तो उसी टाइप का, R1 R2 R2 R1 R3, वही स्ट्रक्चर है, यानी वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले उसी फार्मूले से निकालते बेटा, R इज इक्वल टू क्या होगा, तो फार्मूला ये था R2 R3, यानी कितना होगा 1400,
ये R1, ये R1 था तो R1 R3 1400 हो गया, प्लस R2 R3 2800, प्लस 2 R1 R2 1600 हो गया, अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2R3 140। एक जीरो कैंसिल आउट हो गया बेटा, ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू, तो ये देखें तो 160 और 140, 100 100 200 और ये हो गया 300 2 580, 580 अपॉन 14 और 4 18 और 2 20, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया 29 ओम। ये इसका आंसर आ गया बेटा, कितना आ गया 29 ओम। तो डायरेक्ट ये फार्मूला आ जाता, तो सबसे आसान मेथड यही है। अब यही हम दिखाएंगे इस मेथड से और इस मेथड से सॉल्व करके, आंसर यही आएगा 29 ओम। तो इसको हम हटा दे रहे हैं और फंडामेंटल मेथड लगाते हैं। जो फार्मूला अभी हमने लिखा था बेटा, अगर वो फार्मूला पता नहीं है तो जितने भी 5 मेथड हमने बताए हैं वो सारा सोच लो, ये उसमें से कोई मेथड इसमें लगना नहीं है भाई। जो भी 5 मेथड हम डिस्कस किए बेटा, कोई मेथड नहीं लगना है। रिडक्शन मेथड है नहीं, कहीं कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है। अच्छा, शॉर्ट सर्किटिंग है नहीं, फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है नहीं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है नहीं, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/1 आ रहा है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है नहीं, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर केवल इतना सिमेट्रिकल है जो अभी हमने डेरिवेशन में डिस्कस किया था कि जो 20 में करंट फ्लो करेगा, यानी जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ। हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब था कि जो हमने मिरर इमेज बताया था कि ऑब्जेक्ट, रजिस्टर ऑब्जेक्ट और उसका इमेज सेम होगा, तो उस टाइप का कोई इमेज नहीं आ रहा। तुम यहाँ पे मिरर रख दो तो इसका इमेज ये नहीं बनना, इसका इमेज ये नहीं बनना। अगर यहाँ पे मिरर रख दे रहे तब भी इसका इमेज ये नहीं बनना, इसका इमेज ये नहीं बनना, यानी सिमेट्रिकल मेथड भी नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 मेथड, एक छठा मेथड ये काम कर सकते हैं और एक ये 7वां मेथड है। तो पहले छठा मेथड डिस्कस करते हैं, फिर 7वां फंडामेंटल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो छठा मेथड क्या करा, देखो यहाँ पे रिडक्शन मेथड नहीं लग रहा क्योंकि ये इस बीच में ये कहीं कोई सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे कन्वर्ट कर दें, ऐसे कन्वर्ट कर दे बेटा, इस 3 रजिस्टर को अगर इस 3 रजिस्टर से रिप्लेस कर दे तब ये प्रॉब्लम बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये और ये सीरीज, ये सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज। तो यानी ये जो ट्रायंगल है, ये जो डेल्टा, उसको स्टार में कन्वर्ट करना वही चीज है ना। तो अब वो दिखाते कैसे होगा, ये बगल में हम फिगर ड्रॉ करके दिखा रहे बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर का, यानी इसको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो 2 रजिस्टर ये तो ऐसे ही है, ये 40 और ये 20, ये ऐसे ही हमने रख दिया। और ये पॉइंट बी और यहां पे पॉइंट ए है, यहां कर लेते हैं, यहां पॉइंट ए है, इसको भी हमने ऐसे ही रख दिया। अब इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमने कन्वर्ट ऐसे किया इस स्ट्रक्चर को। ठीक है भाई। तो अब ये क्या होगा बेटा, तो हमने क्या कहा था कि ये रजिस्टर क्या होगा, 2 साइड के रजिस्टर का प्रोडक्ट, यानी कितना हो गया 20 × 40,
डिवाइडेड बाय सम ऑफ साइड रजिस्टर, यानी डिवाइडेड बाय कितना हो गया 20 और 70 90 और 40 130, यही हो गया ना। तो एक जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया 80/13, कितना आ गया भाई 80/13। अच्छा ये वाला कितना होगा, तो दिस इंटू दिस, साइड के जो रजिस्टर है 20 इंटू 70 अपॉन तीनों का सम 130, ये जीरो एक कट गया, ये हो गया 140/13, ये वाला 140/13 अपॉन 13 बेटा, ये ध्यान रखना। फिर ये वाला रजिस्टर क्या होगा, तो ये दोनों रजिस्टर का प्रोडक्ट 40 इंटू 70/130, ये जीरो कट गया, कितना हो गया 280/13, ये वाला 280/13। अब ये हम इरेज कर दे रहे बेटा। अब देखो, अब तुमको जरूर लग रहा होगा कि यहां पे यार प्राइम नंबर का डिवीजन है और आंसर 29 आना है, ये तो असंभव है, ये आएगा नहीं। आज सर जरूर फंसेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, आना 29 है। अब देखें तो ये और ये दोनों किस में भाई, सीरीज में, तो इसका नया सर्किट हम बना रहे बेटा, रिडक्शन मेथड लग रहा। ये बी और ये ए, यहां पे तो 80/13 है, 80/13 हमने लिख दिया। अब इसको फाइंड आउट करें, कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों सीरीज में, तो 140/13 प्लस 40, तो 140 एलसीएम 13 हो गया, 14×3=42, यानी 420। कैलकुलेशन देखना बेटा, क्योंकि उसमें गड़बड़ गया तो बड़ा दिक्कत होगा। एक जीरो आ गया, 4×3=12, 2 हाथ में आया 1, 4 के 4 1 5, यहां 5 होगा बेटा, 5 13 चौका 52, ठीक। तो अब ये कितना हो गया भाई, ये 100 और 500 600 660, यही हो गया ना 140। कैलकुलेशन अच्छे से करना बेटा, क्योंकि ये दिक्कत हो गया ना तो बड़ा दिक्कत होगा, पूरा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। ये 0, ये 6 और ये 6, 660/13, 660/13, 660/13। अब दूसरे वाले को कैलकुलेट करते हैं, ये कितना होगा भाई, तो 280/13 प्लस कितना 20, तो ये हो गया 280 प्लस 13 दूनी 26, 0 260/13, तो ये 200 200 400 540, 540/13। देख ले बेटा, ये हो गया 280 और 260, यहां 0 14 4 1 5, ठीक है, ये आ गया। अब देखें तो आगे रिडक्शन मेथड लगाए, तो ये दोनों किस में, पैरेलल में है, तो नया फिगर क्या बनेगा, जो नया फिगर होगा बेटा वो ये होगा कि, चलो दूसरा लो भाई, बोर्ड चौक वाला बड़ा जल्दी गंदा होता भाई। ये हो गया,
तो अब रिड्यूस करें तो ये दोनों पैरेलल में, यानी अब नया सर्किट क्या बनेगा, यहां ए ले लिया, बी, ये 80/13 80/13। अब इस दोनों का पैरेलल निकाल के वहां लिखना है। तो इस दोनों का पैरेलल क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू 13/660 प्लस 13/540 इज इक्वल टू 13/10 कॉमन हो गया बेटा, 13/10 कॉमन है तो ये आया 1/66 प्लस 1/54 और कुछ कॉमन हो रहा है भाई, 6 कॉमन हो रहा है तो ये हो गया 13/60 हमने लिख दिया बेटा इसको। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1/11 और 6 9 54, 1/9 तो ये आ गया 13/60 इंटू ऊपर हो जाएगा 29 प्लस 11 20/99 तो ये आ जाएगा 13 ये इससे कट गया 3, कितना हो गया 3 इंटू 99, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ऐसे ही लिख दे रहे हैं, यही आ जाएगा ना बेटा। ये 1/r आया तो r क्या आया 3 इंटू 99/13, यानी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। इसको मिटा देते हैं क्योंकि फर्दर सॉल्व करना तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं 99 इंटू 3, 3 9 27, 2 27 7 कैरी 2, 3 9 27 और 2 29 29, ठीक है। तो 297/3। अब ये दोनों सीरीज में हो गए बेटा। अब अगले स्टेप में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने जा रहा है। अब देखते हैं तो ये कितना हो गया, इसी में 80 प्लस करना है ना, तो 80 प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 7 और ये 9 और 8 17, 1 कैरी हुआ ये 3, तो R इज इक्वल टू 80 प्लस 297/13 इज इक्वल टू 377/13। सॉल्व करो भाई। तो सॉल्व करते इसको, यहां पे कितना आता है 29 आता है कि नहीं आता है, 377 और डिवाइड किया 13 से, 13 2 26, यहां पे 1 यहां पे 1, 7 नीचे आया, 13 9 जा 117, क्या होगा 117, तो 0 हो गया यानी ये आ गया 29। तो ये बेटा स्टार डेल्टा स्टार कन्वर्जन, यानी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके हमने सर्किट को रिडक्शन मेथड में कन्वर्ट कर दिया। हमको सर्किट रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने की सहूलियत मिल गई और बड़े ही आसानी से ये सर्किट सॉल्व हो गया। अब लास्ट इसी क्वेश्चन को हम लास्ट जो सेवेंथ मेथड हमने बताया, कौन सा, फंडामेंटल मेथड या बेसिक मेथड,
उससे हम सॉल्व करते बेटा, और वहां से भी ये 29 ओम आना है। इसको करने के बाद भाई आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अच्छे अच्छे बुक यूज करिए। एक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है बेटा एनसीईआरटी, वो आपको करना क्योंकि बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। दूसरा फिर बुक आ गया एचसी वर्मा, वो आपको करना कंपटीशन के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। उससे अच्छा कोई इंडियन ऑथर का बुक नहीं है। तीसरा फिर आईआईटी के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने हैं। उसके बाद भी मन न भरे तो यार इरोडो कर लो, उससे अच्छा उससे कठिन प्रॉब्लम आपको मिलेगा नहीं, तो इरोडो भी बहुत अच्छी बुक है। चलो करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को हम फिर से लिख देते हैं यहां पे। रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से लगा हुआ था, बल्कि थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते बेटा, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होगा हमको, तो थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं। ये इस तरीके से 20 ओम, 40 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 70 ओम। ए बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं बेटा सिवाय इसके। अब हम इस मेथड को नहीं यूज करना चाहते तो क्या करेंगे? देखो ये मेथड आसान तब होगा बेटा जब जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा आसान हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर 13 था, बड़ा मुश्किल हो गया सॉल्व करना, कैलकुलेशन लेंदी हो गया। तो जहां डिनोमिनेटर आसान बनेगा तो वो बड़ा आसान मेथड है। खैर अगर उससे नहीं करते तो फंडामेंटल मेथड क्या कह रहा है कि भाई इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस हम दे दें। अब यहां जो सेल से करंट फ्लो करेगा वही करंट निकाल ले, और V अपॉन आई किसी तरीके से निकाल ले, वही V अपॉन आई इस पूरे का क्या होगा? R इक्विवेलेंट। चलो तो पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकला तो नेगेटिव टर्मिनल में वही आना, देखते आता कि नहीं आता। तो आई इधर से चला, यहां पे करंट हमने ले लिया I1। करंट को हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे बेटा ताकि वो क्लियर दिखेगा। ये करंट, यहां पे हमने करंट क्या लिया भाई? I। यहां पे मान लो I1 करंट गया बेटा, तो यहां पे क्या करंट जाएगा? I माइनस I1, I माइनस I1। ठीक है। अच्छा अब चूंकि I1 करंट यहां, तो I1 करंट यहां भी होगा बाई सिमेट्री, क्योंकि ये 20 ये 20 I1। अच्छा अब यहां पे I माइनस I1 करंट है, तो यहां पे भी I माइनस I1 करंट होगा। अब यहां पे करंट क्या होगा ये हमको देखना, ये हमको लिखना। तो ये I1 करंट गया बेटा इधर, I1 करंट इधर जा रहा है, और उसमें से I माइनस I1 इधर चला गया। तो अब करंट बचा कितना? 2I1 माइनस I। ये डाउनवर्ड्स हो गया 2I1 माइनस I। 2I1 माइनस I। सोच ऐसे भी सकते हो बेटा कि ये करंट यहां गया, इसमें से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा वो निकालोगे तो I माइनस 2I1 आएगा, लेकिन ऊपर की ओर आ गया। तो बात एक ही है, 2I1 माइनस I नीचे हो या I माइनस 2I1 ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। अब हमको V अपॉन I निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो ट्रायंगल है इसमें लूप लॉ लगा लेते हैं, किरचॉफ्स लूप लॉ, केवीएल लॉ यहां पे लगाते बेटा। तो यहां से यहां जाएंगे तो करंट क्या होगा? घटेगा, पोटेंशियल घटेगा,
यानी -20I1। यहां से आप फिर घटेगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, -70 इन ब्रैकेट क्या हो गया 2I1 -I। ठीक है भाई। देन यहां पे जाएंगे तो बढ़ेगा बेटा क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहा है, तो प्लस होगा 40 I -I1, I -I1 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। लूप कंप्लीट हो गया तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा 0 होगा। अब एक बार चेक कर लिया जाए सही है कि नहीं, ये निगेटिव होगा +20I1, ठीक, ये भी निगेटिव होगा 72I1 -I, और ये पॉजिटिव होगा ठीक 40I -I, ठीक है। अब हम क्या करें, यहां से I1 निकाल लें। क्या करें भाई, यहां से I1 निकाल लें, तो सॉल्व करें फर्दर बेटा। एक तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया -2I1, ये -7 तो -14I1, -14I1 माइनस प्लस 7I, ठीक है भाई। देन +4I, देन -4I1 इज इक्वल टू 0, -2I1 -14I1 +7I +4I, ठीक। अब I1 वाले देखे बेटा तो -2, ये 2 और 14 16, और 16 और 4 20, -20I1 प्लस कितना है बेटा 7 और 4 11I इज इक्वल टू 0, यानी I1 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 11/20। ये -11I हुआ तो माइनस माइनस कट जाएगा, 11/20I। ये हमारा इक्वेशन I1 का आ गया। अब हम किरचॉफ लूप लॉ इस वाले लूप पे लगाएं जिसमें VI, क्योंकि V/I निकालना तो ये इस पे लगा दें, ऐसे हम कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां से यहां चले तो +20 प्लस V, भाई यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस +V, यहां से यहां 0, यहां से यहां -20I1 -20I1, देन यहां फिर -40I -I1, यहां आ गया, फिर यहां से यहां 0 हो गया, लूप कंप्लीट इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 20I1, अच्छा -40I, नहीं प्लस 40I -I1, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया 20I1 प्लस 40I -40I1, यानी V इज इक्वल टू 40I -20I1। I1 का वैल्यू ये है बेटा, ये पुट कर गया था, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, और अब I1 का वैल्यू हम पुट करके निकाल लें भाई। तो V इज इक्वल टू 40I -20I
I1 11/20 I, तो ये 20 और ये 20 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 40I माइनस 11I, कितना आ गया बेटा 29I, यही आया ना यार, कितना आया V इज इक्वल टू 29I, और हमको निकालना क्या है V अपॉन I, क्योंकि वही जो V अपॉन I होगा वही R होगा, तो हमको क्या निकालना है बच्चों V अपॉन I, सो V अपॉन I कितना आ गया 29, यानी R कितना आ गया बेटा 29 ओम। 3 डिफरेंट मेथड से किया, आंसर वही आया, एक डायरेक्ट फार्मूला लगाया, फिर हमने डेल्टा स्टार कन्वर्जन से उसी क्वेश्चन को किया, फिर फंडामेंटल मेथड या बेसिक मेथड से हमने सॉल्व किया, वहां से भी वही आया। डिफरेंट मेथड जानना बड़ा जरूरी है बेटा, अगर एडवांस्ड में सेलेक्ट होना चाहते हो तो फिर कुछ तो अलग होना पड़ेगा तुम लोगों को एक जनरल स्टूडेंट से, क्योंकि डिफरेंट मेथड जानोगे तभी तुमको पता चलेगा कि शॉर्टकट क्या है, यानी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला लगाए, कौन सा मेथड लगाए कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यू स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।